है आपके सामने आज अति बेहद कड़वे समाचारों की प्रस्तुति करें। अभी मानसून की स्थिति बड़ी विचित्र होती जा रही है। प्रशांत महासागर में एक शक्तिशाली चक्रवात बीवी के नाम से सक्रिय होगा, जिसने मानसून के पर प्रभाव डाला। कहीं कहीं मानसून की भारी वर्षा होगी, कहीं पर नहीं होगी। एक प्रकार की स्थिति बनी हुई है। सब मामला उल्टा पुल्टा यहाँ पर नजर आ रहा है। अब आइए, विश्व में बड़ी खलबली मची हुई है। अमेरिका की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि ट्रंप ने जो युद्ध विराम समझौता तोड़ दिया और ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान ने भी अरब के उस पर हमले किए। अब अमेरिका बड़ा दुविधा में फंस गया। अब ट्रंप ने एक प्लान बना लिया है आर पार की लड़ाई का, और आर पार की लड़ाई तभी फाइनल हो सकती है और तभी अमेरिका की साख बच सकती है जब ईरान पर परमाणु हमले हों। अब देखते हैं ट्रंप कौन से योजना बनाते हैं, कब परमाणु हमले करेंगे। और जहाँ तक मुझे तो ऐसा लगता है कि 2-3 दिन में ईरान पर परमाणु हमले हो जाएंगे, और यदि ट्रंप ने नहीं किया ना तो ईरान अमेरिका को तहस नहस कर देगा। 9/11 जैसे अनेक हमले एक शहर में नहीं अनेक शहरों में होंगे। मामला और भी बड़ा उड़ता जा रहा है। जो भी हो ठीक है। अब इस घटना से और इस वातावरण से चीन, रूस और उत्तर कोरिया ने भी मोर्चा संभाल लिया। वे सब ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे और महाविनाशक तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। हार्मोन में भी स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है। अब यहाँ पर ईरान की स्थिति में भी बड़ी विचित्र बात हो रही है। आखिरकार ईरान का संचालन कौन कर रहा है? वहाँ के नेता कर रहे हैं या IRGC कर रही है? यह भी एक मामला बड़ा रोचक हो गया कि मासूद की एंट्री ईरान में बहुत अंदर तक हो चुकी है। अब वहाँ पर क्या स्थिति बनेगी अभी कुछ कहना बड़ा कठिन है। तो यहाँ पर IRGC ने तो स्पष्ट कह दिया कि हम ईरान दबेगा नहीं और अमेरिका से बदला लेगा, लाल झंडे फहरा दिए गए। ये साफ है कि अब महायुद्ध होगा। उधर इजराइल भी ये महाजंग की तैयारी में लगा हुआ है। उसने लेबनान पर भी हमला किया। अब क्या किया जाए भैया, जो हो रहा है वो सब होने दो। यहाँ तो विश्व की तबाही होना तय है। प्राकृतिक रूप से भी तबाही हो रही है, वो भूकंप का क्रम बराबर निरंतर जारी है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। अब क्या करें? अब जो जैसे ही ये अमेरिका और ईरान युद्ध की बात उठी, जो घटनाक्रम सामने आए, तो क्रूड ऑयल के भाव 8% से 9% बढ़ गए। विश्व के शेयर बाजारों में हड़कंप मच गया, डाउन स्थिति हो गई। भारत में इसका असर भी देखने को मिला। शेयर बाजार में 8 लाख करोड़ लोगों के डूब गए भाई। अब क्या करें? वो तो पूंजीपतियों के है ना, मुनाफाखोरों के, तो उसका शौक क्यों मनाया जाए, उसकी बात क्यों हो जाए। जो भी हो गया वो हो गया। और जो भारत की जनता जो सस्ते तेल की बात करे थी ना, वो भूल जाए। E20 वाला भी है ना, वो भी मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। सब कुछ नाटकबाजी हो रही है। अब क्या किया जाए? आखिरकार जिंदगी जीना ही कठिन हो गया है विश्व में। हम भारत में ही नहीं, समूचे विश्व में अब जिंदगी जीना बहुत कठिन हो गया। देखते हैं, जीवन यह जहर है ना, तो उसको पीना तो पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए, अब यहाँ पर यह विश्व के यह हालात को देखते हुए अब हम थोड़ी भारत की बात कर लें। भारत के में स्वदेशी आतंकियों की घिनौनी हरकत और षड्यंत्रों के सारे राज उजागर हो गए। आराधना स्थलों में, मंदिरों में किस प्रकार खुलेआम डकैती की जा रही है, और ये डकैती किसी और ने नहीं, किसी मुस्लिम ने नहीं, बल्कि हमारे देश के स्वदेशी आतंकियों ने की। ये राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे हैं ना, स्वदेशी आतंकी है, और ये अपना आतंक का
फैलाने में नहीं चूकती। राम मंदिर की स्थिति हमने देख ली, क्या हुआ, हजारों करोड़ का घोटाला हो गया। अब वहां पर चंपत राय को बचाने की बात की जा रही, न जाने क्या क्या हो रहा है। जो भी होने जो हो गया। बद्रीनाथ में भी चोरी की घटना आई, वहां के जो थे प्रभारी नोटियाल जी, उनको बर्खास्त करना पड़ा केदारनाथ में। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा कांड हो गया। आगर जिले के नरखेड़ा में माँ बुगलामुखी माता का मंदिर है, वहां पर भी दान में चोरी हो गई। गैर शासकीय संस्था ने दान अपने यहाँ कब्जे में कर लिया। वह बड़ी अजीब बात हो गई। वहाँ के बुगलामुखी के मुख्य पुजारी ने बोला कि अरे ये तो हमें कुछ पता नहीं, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। अरे भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? अशासकीय गैर शासकीय समिति चंदा वसूली करे, वो करे, ये करे, और वहाँ के मुख्य पुजारी को पता नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। चलो मान लो वहाँ पर ऐसा भी हो गया ना, तब तो गैर सरकारी जो समिति बनी हुई है उसकी जांच होगी। आगर के जिलाधीश पीसी यादव है, उन्होंने 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया। यह अभी ताजा घटनाक्रम है, कोई अभी का नहीं है, 2 दिन पहले की बात है। ये सारा सब मामला उजागर हो गया। और उज्जैन में महालोक बना, महाकाल महालोक बना, और लगभग उसकी लागत 1400 करोड़ रुपए आई। और उसमें भी इतने शातिर घोटाले हुए, इतने शातिर घोटाले हुए, सब दबे, कोई करने को तैयार नहीं। न सीबीआई जांच हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। एक सबसे बड़ा उदाहरण बता देता हूँ कि मोदी की सभा, जो मंदिर का महाकाल लोक का उद्घाटन करना था ना, तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन करा और उनकी बड़ी सभा आयोजित की। तो सभा पर 6 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। और ठेका भी किसको दिया? गुजराती के पटेल को। ये भी मामला बड़ा विचित्र। 1 लाख का नाड़ों का शिवलिंग बना दिया, वो भी बड़ी विचित्र बात हो गई। वो मूर्तियां लगाई गई, वो एक ही हवा के झोंके में और हल्की बारिश में गिर पड़ी सप्तऋषियों की। ये भी सारे कांड हो गए। परंतु उज्जैन की जनता कोई नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? इसके भी अनेक कारण है। क्योंकि घोटाले में तो भागीदारी तो बहुत लोगों की है ना, जो आवाज उठाते थे उनकी भी बोलती बंद है। खैर ठीक है, जो भी हो रहा है ये सब हो रहा है। तो ये मामला भी बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर अभी सवाल उठा कि आखिरकार भारत का नया प्रधानमंत्री कौन होगा। बहुत अच्छी बात हुई है, मोदी जी त्याग पत्र देंगे, ये भी तय हो गया। और वे अमित शाह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, किंतु भाजपा और विपक्ष और जनता नहीं चाहती कि तड़ीपार अमित शाह इस देश के प्रधानमंत्री बने। वे गृह मंत्री के रूप में भी असफल रहे, तो उनके प्रधानमंत्री बनने का सवाल ही नहीं। पर अब यहाँ पर जनता ने अभी जो एक बात और कह दी कि मोदी जी ने उप प्रधानमंत्री पद की फिर से प्रथा लागू करने की, जनता ने कह दिया कि उप प्रधानमंत्री बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और इस देश में बहुमत वाली पार्टी का भी अधिकार नहीं रहेगा, वो भी सत्ता पर नहीं रहेगी। यहाँ पर तो अब लोकप्रिय सरकार का गठन होगा। लोकप्रिय सरकार का गठन दलीय आनुपातिक पद्धति के मान से किया जाएगा और इसके लिए संविधान में संशोधन भी किया जाएगा। सभी दल तैयार है, शायद भाजपा तैयार न हो। खैर जो भी है, अब ये भी सारा हो जाएगा। अब तो ये मामला भी बड़ा हो गया। तो अब देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, जो जनता की बात सुन सके, जनता की आवाज़ सुन सके, और जो अपना जो नाजीरवाद, अपना जो तानाशाही न चलाए, जो सच्चे अर्थों में देश की सेवा करे, वही व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा। अब यहाँ पर ये दलीय बहुमत की भी व्यवस्था सब खत्म हो जाएगी। आप आ जाइए, यहाँ पर राष्ट्रपति जी मौन है, जनता सुझाव दे रही है कि आपातकाल की घोषणा कीजिए, देश में राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। इस जो नाजी सरकार है ना, स्वदेशी आतंकियों की सरकार, इसको तत्काल प्रभाव से भंग कीजिए। अब देखते हैं राष्ट्रपति जी क्या करती हैं। वो तो इस स्वदेशी आतंकी गैंग के हाथों की कठपुतली है, वो शायद ही कोई कठोर कदम उठाएगी या जनता के बीच में खड़ी होगी। चलिए, ये भी बात हो गई। अब यहाँ पर और बात आती है। राजनाथ ने तो
सेना में जो ऑपरेशन सिंदूर के समय 6 जवान शहीद हुए थे ना, उनकी शहीदी का भी मजाक बना दिया, संसद में भी झूठ बोल दिया। और बाद में जब ये मामला उजागर हुआ तो उन्होंने कहा कि भैया मैंने जो झूठ बोला, मैं मोदी और अमित शाह के कहने पर झूठ बोला। तो आप यानी मोदी और अमित शाह के बंधुआ मजदूर थे, आप चाहे जो झूठ बोल सकते थे। तो आपका ये खुलासा भी बहुत अच्छी बात हो गई। और अब राजनाथ सिंह को, उनके बेटे को महत्व दे दिया गया है। और राजनाथ सिंह को जगह आप अपनी जुबान बंद रखिए, मुंह पर ताला लगा लीजिए, आपको राष्ट्रपति बना देंगे। अब ये तो ऐसी तो राजनीति चल रही। अब यहाँ पर राम मंदिर घोटाले का जो हुआ, उसमें मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर मोहन भागवत, चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा सहित 150-60 लोगों के नाम आ गए। अब देखते हैं इन पर क्या कार्रवाई होती है, कैसी कार्रवाई होगी। और अब तो एसआईटी पर भी सवाल उठ गया। जो एसआईटी के जो चीफ है ना, पंत जी, उनकी भी जांच चल रही है, पुलिस जांच कर रही है। ये भी मामला बड़ा उजागर हुआ। तो भैया किस प्रकार की जांच होगी, कैसे क्या होगी, एसआईटी की